अध्याय 5। धनवान बनना बनाम धनवान रहना। अमीर बनने के लाखों तरीके हैं और ऐसा करने के तरीके पर बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अमीर बने रहने का एक ही तरीका है, मितव्ययिता और व्यामोह का कुछ संयोजन। और यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम पर्याप्त चर्चा नहीं करते हैं। आइए दो निवेशकों के बारे में एक त्वरित कहानी से शुरू करें, जिनमें से कोई भी दूसरे को नहीं जानता था, लेकिन जिनके रास्ते लगभग एक सदी पहले दिलचस्प तरीके से पार हुए थे। जेसी लिवरमो अपने समय का सबसे बड़ा शेयर बाजार व्यापारी था। 1877 में जन्मे, इससे पहले कि ज्यादातर लोग जानते कि आप ऐसा कर सकते हैं। वो एक पेशेवर व्यापारी बन गया। 30 साल की उम्र तक वो $100 मिलियन के मुद्रास्फीति समायोजित समकक्ष के लायक थे। 1929 तक जेसी लिवरमो पहले से ही दुनिया के सबसे प्रसिद्ध निवेशकों में से एक था। उस वर्ष स्टॉक मार्केट क्रैश, जिसने ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत की, ने इतिहास में उनकी विरासत को मजबूत किया। अक्टूबर 1929 के सप्ताह में शेयर बाजार के मूल्य का 1/3 से अधिक का सफाया कर दिया गया था, जिसके दिनों को बाद में ब्लैक मंडे, ब्लैक मंगलवार और ब्लैक गुरुवार का नाम दिया गया था। लिवरमो की पत्नी डोरोथी को सबसे ज्यादा डर तब लगा जब उसका पति 29 अक्टूबर को घर लौटा। वॉल स्ट्रीट सट्टेबाजों के आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थीं। उसने और उसके बच्चों ने आंसू में जेसी को दरवाजे पर बधाई दी, जबकि उसकी मां इतनी व्याकुल थी कि वो चिल्लाते हुए दूसरे कमरे में छिप गई। जीवनी लेखक टॉम रूबिथॉन के अनुसार, जेसी कुछ पलों के लिए भ्रमित हो गया था, यह महसूस करने से पहले कि क्या हो रहा है। फिर उसने अपने परिवार को खबर दी। प्रतिभा और भाग्य के झटके में वो बाजार से कम था। सट्टेबाजी के शेयरों में गिरावट आएगी। आपका मतलब है कि हम बर्बाद नहीं हुए हैं? डोरोथी ने पूछा। जेसी ने कहा, नहीं प्रिय, मेरा अभी तक का सबसे अच्छा व्यापारिक दिन रहा है। हम बहुत अमीर हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं। डोरोथी अपनी मां के पास दौड़ी और उसे चुप रहने को कहा। एक दिन में जेसी लिवरमो ने $3 बिलियन से अधिक के बराबर बनाया। शेयर बाजार के इतिहास के सबसे बुरे महीनों में से एक के दौरान वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। जैसा कि लिवरमो के परिवार ने अपनी अथाह सफलता का जश्न मनाया, एक और आदमी हताशा में न्यूयॉर्क की सड़कों पर भटक गया। अब्राहम जमन्स्की एक करोड़पति रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने 1920 के दशक में गर्जन के दौरान एक भाग्य बनाया था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में उछाल आया, उसने वही किया जो लगभग हर दूसरे सफल न्यूयॉर्कर ने 1920 के दशक के अंत में किया था। बढ़ते शेयर बाजार पर भारी दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें 2 पैराग्राफों में एक दुखद अंत दर्शाया गया है। 225 ब्रॉडवे के वकील बर्नार्ड एच. सैंडलर को कल सुबह माउंट वनोन की श्रीमती अब्राहम जमन्स्की ने गुरुवार की सुबह से लापता अपने पति को खोजने में मदद करने के लिए कहा था। जमन्स्की, जो 50 साल का है और एक ईस्ट साइड रियल एस्टेट ऑपरेटर है, को सैंडलर ने शेयरों में भारी निवेश करने के लिए कहा था। सैंडलर ने कहा कि श्रीमती जमन्स्की ने उन्हें बताया कि एक दोस्त ने गुरुवार देर रात स्टॉक एक्सचेंज के पास वॉल स्ट्रीट पर अपने पति को देखा। उसके मुखबिर के अनुसार, ब्रॉडवे की ओर जाते समय उसका पति टिकर टेप की एक पट्टी को फाड़कर फुटपाथ पर बिखेर रहा था। और वो, जहां तक जानते हैं, अब्राहम जमन्स्की का अंत था। यहाँ हमारे पास एक कंट्रास्ट है। अक्टूबर 1929 की दुर्घटना ने जेसी लिवरमो को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। इसने अब्राहम जमन्स्की को बर्बाद कर दिया, शायद उसकी जान ले ली। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड 4 साल और कहानियां फिर से पार हो जाती हैं। अपने 1929 के बाद लिवरमो ने आत्मविश्वास से भरे हुए बड़े और बड़े दांव लगाए।
वो कर्ज की बढ़ती मात्रा में अपने सिर के ऊपर से घायल हो गया और अंततः शेयर बाजार में सब कुछ खो दिया। टूटा और लज्जित हुआ। वो 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गया। उसकी पत्नी उसे खोजने निकल पड़ी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1933 में लिखा था, 1100 पार्क एवेन्यू के शेयर बाजार संचालक जेसी लिवरमो लापता हैं और कल दोपहर 3 बजे से नहीं देखे गए हैं। वो लौट आया, लेकिन उसका रास्ता तय था। लिवरमो ने अंततः अपनी जान ले ली। समय अलग था, लेकिन जमिन्स्की और लिवरमो ने एक चरित्र विशेषता साझा की। वे दोनों अमीर होने में बहुत अच्छे थे और अमीर रहने में समान रूप से बुरे थे। यहाँ तक अगर अमीर एक शब्द नहीं है जिसे आप खुद पर लागू करते हैं, तो उस अवलोकन से सबक सभी आय स्तरों पर सभी पर लागू होता है। पैसा मिलना एक बात है, रखना दूसरी बात है। अगर मुझे एक शब्द में धन की सफलता को संक्षेप में प्रस्तुत करना है तो यह अस्तित्व होगा। जैसा कि हम अध्याय 6 में देखेंगे, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने में सफल होने वाली 40% कंपनियां समय के साथ प्रभावी ढंग से अपने सभी मूल्य खो देती हैं। सबसे अमीर अमेरिकियों की फोर्ब्स 400 की सूची में औसतन प्रति दशक लगभग 20% कारोबार उन कारणों से होता है जिनका मृत्यु या परिवार के किसी अन्य सदस्य को धन हस्तांतरित करने से कोई लेना देना नहीं है। 17 पूंजीवाद कठिन है, लेकिन ऐसा होने का एक कारण यह है कि प्राप्त करना पैसा और पैसा रखना 2 अलग-अलग कौशल हैं। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और खुद को वहां से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, लेकिन पैसा रखने के लिए जोखिम लेने के विपरीत की आवश्यकता होती है। इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता है और डर है कि आपने जो बनाया है वो आपसे उतनी ही तेजी से छीना जा सकता है। इसके लिए मितव्ययिता और स्वीकृति की आवश्यकता होती है कि कम से कम आपने जो कुछ बनाया है वो भाग्य के कारण है। इसलिए पिछली सफलता को अनिश्चित काल तक दोहराने पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सेकोया कैपिटल के अरबपति प्रमुख माइकल मोरित्ज से चार्ली रोज ने पूछा कि सेकोया इतना सफल क्यों था। मोरित्ज ने दीर्घायु का उल्लेख किया, यह देखते हुए कि कुछ वीसी फर्म 5 या 10 वर्षों के लिए सफल होते हैं, लेकिन सेकोया 4 दशकों से समृद्ध है। गुलाब ने पूछा कि ऐसा क्यों था। मोरित्ज: मुझे लगता है कि हम हमेशा व्यवसाय से बाहर जाने से डरते हैं। गुलाब: वाकई, तो यह डर है, केवल पागल बचता है। मोरित्ज: इसमें बहुत सच्चाई है। हम मानते हैं कि कल जैसा नहीं होगा। हम अपनी प्रशंसा पर आराम नहीं कर सकते। हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हम यह नहीं मान सकते कि कल की सफलता कल के सौभाग्य में तब्दील हो जाती है। यहाँ फिर से अस्तित्व, विकास या दिमाग या अंतर्दृष्टि नहीं। बिना मिटाए या हार मानने के लिए मजबूर किए बिना लंबे समय तक इधर उधर रहने की क्षमता ही सबसे बड़ा अंतर बनाती है। यह आपकी रणनीति की आधारशिला होनी चाहिए, चाहे वह निवेश में हो या आपके करियर में या आपके खुद के व्यवसाय में। पैसे के साथ जीवित रहने की मानसिकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसके 2 कारण हैं। एक स्पष्ट है, कुछ लाभ इतने महान हैं कि वे अपने आप को मिटा देने के लायक हैं। दूसरा, जैसा कि हमने अध्याय 4 में देखा, कंपाउंडिंग का उल्टा गणित है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप किसी संपत्ति को बढ़ने के लिए साल और साल दे सकते हैं। यह ओक के पेड़ लगाने जैसा है। विकास का 1 वर्ष कभी भी अधिक प्रगति नहीं दिखाएगा। 10 साल एक सार्थक अंतर ला सकते हैं और 50 साल कुछ बिल्कुल असाधारण बना सकते हैं, लेकिन उस असाधारण विकास को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए उन सभी अप्रत्याशित उतार चढ़ावों से बचे रहने की आवश्यकता होती है जो हर कोई अनिवार्य रूप से समय के साथ अनुभव करता है। हम यह पता लगाने में वर्षों लगा सकते हैं कि बफे ने अपने निवेश रिटर्न को कैसे हासिल किया।
उन्होंने सबसे अच्छी कंपनियां, सबसे सस्ता स्टॉक, सबसे अच्छा प्रबंधक कैसे पाया? वो मुश्किल है, कम कठिन, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह इंगित करना है कि उसने क्या नहीं किया। वो कर्ज में डूबा नहीं था। वो उन 14 मंदी के दौरान घबराया और बेचा नहीं, जिससे वो गुजरा है। उन्होंने अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया। उन्होंने खुद को एक रणनीति, एक विश्व दृष्टिकोण या एक गुजरने की प्रवृत्ति से नहीं जोड़ा। वो दूसरों के पैसे पर भरोसा नहीं करता था। सार्वजनिक कंपनी के माध्यम से निवेश का प्रबंधन करने का मतलब था कि निवेशक अपनी पूंजी नहीं निकाल सकते थे। उसने खुद को जलाकर नहीं छोड़ा और नौकरी छोड़ दी या सेवानिवृत्त नहीं हुआ। वो बच गया। उत्तरजीविता ने उन्हें लंबी उम्र दी, और लंबी उम्र 10 साल से कम 89 साल की उम्र तक लगातार निवेश करना, जो कि कंपाउंडिंग काम को अद्भुत बनाता है। उसकी सफलता का वर्णन करते समय वो एक बिंदु सबसे अधिक मायने रखता है। आपको यह दिखाने के लिए कि मेरा क्या मतलब है, आपको रिक गुएरिन की कहानी सुननी होगी। आपने वॉरेन बफे और चार्ली मुंगेर की निवेश जोड़ी के बारे में सुना होगा, लेकिन 40 साल पहले समूह का एक तीसरा सदस्य रिक गुएरिन था। वॉरेन, चार्ली और रिक ने एक साथ निवेश किया और एक साथ व्यापार प्रबंधकों का साक्षात्कार लिया। फिर रिक गायब हो गया। कम से कम बफे और मुंगेर की सफलता के सापेक्ष निवेशक मोहनीश पब्राई ने एक बार बफे से पूछा कि रिक को क्या हुआ। मोहनीश ने याद किया। वॉरेन ने कहा, चार्ली और मैं हमेशा से जानते थे कि हम अविश्वसनीय रूप से अमीर बन जाएंगे। हमें अमीर बनने की कोई जल्दी नहीं थी। हमें पता था कि ऐसा होगा। रिक भी हमारी तरह ही होशियार था, लेकिन वो जल्दी में था। क्या हुआ था कि 1973-1974 की मंदी में रिक को मार्जिन ऋण के साथ लिया गया था, और उन 2 वर्षों में शेयर बाजार लगभग 70% नीचे चला गया। इसलिए उसे मार्जिन कॉल्स मिले। उन्होंने अपना बर्कशायर स्टॉक वॉरेन को बेच दिया। वॉरेन ने वास्तव में कहा, मैंने रिक का बर्कशायर स्टॉक खरीदा $40 प्रति पीस के तहत। रिक को बेचने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उसे लीवर दिया गया था। 1840। वॉरेन और रिक अमीर बनने में समान रूप से कुशल थे, लेकिन वॉरेन और चार्ली के पास अमीर बने रहने का अतिरिक्त कौशल था, जो समय के साथ वो कौशल है जो सबसे अधिक मायने रखता है। नसीम तालिब ने इसे इस तरह से रखा, एक बढ़त होना और जीवित रहना 2 अलग अलग चीजें हैं। पहले के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। आपको बर्बादी से बचने की जरूरत है, हर कीमत पर। अस्तित्व की मानसिकता को वास्तविक दुनिया में लागू करना 3 चीजों की सराहना करने के लिए नीचे आता है। 1. जितना मैं बड़ा रिटर्न चाहता हूँ, उससे ज्यादा मैं आर्थिक रूप से अटूट होना चाहता हूँ। और अगर मैं अटूट हूँ तो मुझे वास्तव में लगता है कि मुझे सबसे बड़ा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैं अद्भुत काम करने के लिए कंपाउंडिंग के लिए काफी देर तक टिक सकूंगा। बुल मार्केट के दौरान कोई भी कैश नहीं रखना चाहता। वे ऐसी संपत्ति चाहते हैं जो बहुत ऊपर जाए। आप बुल मार्केट के दौरान कंजर्वेटिव होल्डिंग कैश को देखते और महसूस करते हैं, क्योंकि आप इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो जाते हैं कि अच्छी चीजों के मालिक नहीं होने से आप कितना रिटर्न दे रहे हैं। मान लीजिए कि नकद 1% कमाता है और स्टॉक 10% प्रति वर्ष देता है। वो 9% अंतर हर दिन आप पर कूतरेगा। लेकिन अगर वो नकदी आपको भालू बाजार के दौरान अपने शेयरों को बेचने से रोकती है, तो उस नकदी पर अर्जित वास्तविक रिटर्न सालाना 1% नहीं है, यह उसके कई गुणक हो सकते हैं, क्योंकि एक हताश खराब समय पर स्टॉक बिक्री को रोकना दर्जनों बड़े समय के विजेताओं को चुनने की तुलना में आपके जीवन भर के रिटर्न के लिए और अधिक कर सकते हैं। कंपाउंडिंग बड़े रिटर्न कमाने पर निर्भर नहीं करता है। लंबे समय तक
निरंतर अच्छा रिटर्न, विशेष रूप से अराजकता और तबाही के समय में, हमेशा जीतेगा। 2. योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा योजना के अनुसार योजना न बनाकर योजना बनाना है। क्या कह रहा है? आप योजना बनाते हैं, भगवान हंसते हैं। वित्तीय और निवेश नियोजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आपको यह बताते हैं कि क्या आपके वर्तमान कार्य उचित के दायरे में हैं। लेकिन किसी भी तरह की कुछ ही योजनाएं वास्तविक दुनिया के साथ अपनी पहली मुठभेड़ से बच जाती हैं। यदि आप अगले 20 वर्षों में अपनी आय, बचत दर और बाजार प्रतिफल का अनुमान लगा रहे हैं, तो उन सभी बड़ी चीजों के बारे में सोचें जो पिछले 20 वर्षों में हुई हैं, जिन्हें किसी ने भी नहीं देखा होगा। 11 सितंबर। एक आवास बूम और बस्ट जिसके कारण करने के लिए लगभग 10 मिलियन अमेरिकी अपने घरों को खोना, एक वित्तीय संकट जिसके कारण लगभग 9 मिलियन लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, एक रिकॉर्ड तोड़ स्टॉक बाजार रैली, और एक कोरोना वायरस जो दुनिया को हिला देता है जैसा कि मैंने इसे लिखा है। एक योजना तभी उपयोगी होती है जब वो वास्तविकता से बची रहे, और अज्ञात से भरा भविष्य हर किसी की वास्तविकता है। एक अच्छी योजना यह ढोंग नहीं करती कि यह सच नहीं थी, यह इसे गले लगाता है और त्रुटि के लिए जगह पर जोर देता है। किसी योजना के सही होने के लिए आपको जितना अधिक विशिष्ट तत्वों की आवश्यकता होती है, आपका वित्तीय जीवन उतना ही नाजुक होता जाता है। यदि आपकी बचत दर में त्रुटि के लिए पर्याप्त जगह है, तो आप कह सकते हैं, यह बहुत अच्छा होगा यदि बाजार अगले 30 वर्षों में 8% प्रति वर्ष लौटाता है। लेकिन अगर यह केवल 4% प्रति वर्ष करता है तो भी मैं ठीक रहूंगा। आपकी योजना जितनी अधिक मूल्यवान होगी। कई दांव इसलिए विफल नहीं होते क्योंकि वे गलत थे, बल्कि इसलिए कि वे ज्यादातर ऐसी स्थिति में सही थे जिसमें चीजों को बिल्कुल सही होना आवश्यक था। त्रुटि की गुंजाइश, जिसे अक्सर सुरक्षा का मार्जिन कहा जाता है, वित्त में सबसे कम सराहना की जाने वाली ताकतों में से एक है। यह कई रूपों में आता है। एक मितव्ययी बजट, लचीली सोच, और एक ढीली समयरेखा, कुछ भी जो आपको कई परिणामों के साथ खुशी से जीने देता है। यह रूढ़िवादी होने से अलग है। रूढ़िवादी जोखिम के एक निश्चित स्तर से बच रहा है। सुरक्षा का मार्जिन आपके बचने की संभावना को बढ़ाकर जोखिम के एक निश्चित स्तर पर सफलता की संभावना को बढ़ा रहा है। इसका जादू यह है कि आपकी सुरक्षा का मार्जिन जितना अधिक होगा, अनुकूल परिणाम के लिए आपकी बढ़त उतनी ही कम होनी चाहिए। 3. एक लोहे का व्यक्तित्व, भविष्य के बारे में आशावादी, लेकिन भविष्य में आने से आपको क्या रोकेगा? इसके बारे में पागल महत्वपूर्ण है। आशावाद को आमतौर पर इस विश्वास के रूप में परिभाषित किया जाता है कि चीजें अच्छी होंगी, लेकिन यह अधूरा है। समझदार आशावाद एक विश्वास है कि बाधाएं आपके पक्ष में हैं, और समय के साथ चीजें एक अच्छे परिणाम के लिए संतुलित होंगी, भले ही बीच में जो होता है वो दुख से भरा हो, और वास्तव में आप जानते हैं कि यह दुख से भरा होगा। आप आशावादी हो सकते हैं कि दीर्घकालिक विकास प्रक्षेपवक्र ऊपर है और दाईं ओर, लेकिन समान रूप से सुनिश्चित है कि अभी और तब के बीच की सड़क बारूदी सुरंगों से भरी हुई है और हमेशा रहेगी। वे दो चीजें परस्पर अनन्य नहीं हैं। यह विचार कि लंबे समय में कुछ हासिल किया जा सकता है, जबकि छोटी अवधि में टोकरी की टोकरी होने पर सहज ज्ञान युक्त नहीं है। लेकिन यह है कि जीवन में बहुत सी चीजें कैसे काम करती हैं। 20 साल की उम्र तक औसत व्यक्ति 2 साल की उम्र में अपने मस्तिष्क में लगभग आधे सिनेप्टिक कनेक्शन खो सकता है, क्योंकि अक्षम और निरर्थक तंत्रिका मार्ग साफ हो जाते हैं। लेकिन औसत 20 वर्षीय औसत 2 वर्षीय की तुलना में ज्यादा चालाक है। प्रगति के सामने विनाश न केवल संभव है, बल्कि अति से छुटकारा पाने का एक कुशल तरीका है।
सोचिए अगर आप माता पिता होते और अपने बच्चे के दिमाग के अंदर देख पाते। हर सुबह आप अपने बच्चे के सिर में कम सिनेप्टिक कनेक्शन देखते हैं। तुम घबराओगे। आप कहेंगे, यह सही नहीं हो सकता। यहाँ नुकसान और विनाश है। हमें हस्तक्षेप की जरूरत है। हमें एक डॉक्टर को देखने की जरूरत है। लेकिन आप नहीं करते हैं। आप जो देख रहे हैं वो प्रगति का सामान्य मार्ग है। अर्थव्यवस्थाएं, बाजार और करियर अक्सर एक समान मार्ग का अनुसरण करते हैं। नुकसान के बीच विकास। यहाँ बताया गया है कि पिछले 170 वर्षों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अवधि के दौरान क्या हुआ? हम कहां से शुरू करें? 9 बड़े युद्धों को लड़ते हुए 1.3 मिलियन अमेरिकी मारे गए। बनाई गई सभी कंपनियों में से लगभग 99.9% व्यवसाय से बाहर हो गईं। 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई थी। फ्लू महामारी से एक ही वर्ष में 675,000 अमेरिकी मारे गए। 30 अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में प्रत्येक में कम से कम 400 अमेरिकी मारे गए। 33 मंदी एक संचयी 48 वर्षों तक चली। उन मंदी के दौर की भविष्यवाणी करने वाले पूर्वानुमानकर्ताओं की संख्या 0 हो जाती है। शेयर बाजार हाल के उच्च से कम 102 गुना 10% से अधिक गिर गया। शेयरों ने अपने मूल्य का 1/3 कम से कम 12 गुना खो दिया। 20 अलग अलग वर्षों में वार्षिक मुद्रास्फीति 7% से अधिक हो गई। गूगल के अनुसार आर्थिक निराशावाद शब्द कम से कम 29,000 बार अखबारों में छपा। इन 170 वर्षों में हमारे जीवन स्तर में 20 गुना वृद्धि हुई है। लेकिन मुश्किल से एक दिन ऐसा गया जब निराशावाद के ठोस कारणों का अभाव था। एक मानसिकता जो एक ही समय में पागल और आशावादी हो सकती है, उसे बनाए रखना कठिन है। क्योंकि चीजों को काले या सफेद के रूप में देखने में बारीकियों को स्वीकार करने की तुलना में कम प्रयास लगता है। लेकिन लंबी अवधि के आशावाद का फायदा उठाने के लिए आपको लंबे समय तक जीवित रखने के लिए आपको अल्पकालिक व्यामोह की आवश्यकता है। जेसी लिवरमोर ने इसे कठिन तरीके से निकाला। उन्होंने अच्छे समय को बुरे समय के अंत के साथ जोड़ा। धनवान होने से उसे ऐसा महसूस हुआ कि धनवान रहना अपरिहार्य था और वो अजेय था। लगभग सब कुछ खोने के बाद उन्होंने प्रतिबिंबित किया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सट्टेबाज के लिए यह जानने के लिए भुगतान करने के लिए कोई कीमत बहुत अधिक नहीं है जो उसे सूझने से बचाए रखे। शानदार पुरुषों द्वारा किए गए बहुत सारे स्मैश का पता सीधे सिर पर लगाया जा सकता है। यह एक महंगी बीमारी है, उन्होंने कहा। हर जगह हर किसी के लिए। इसके बाद हम एक और तरीके से देखेंगे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में विकास आपके सिर को लपेटने के लिए इतना कठिन हो सकता है।